नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपांशु श्रीवास्तव है और मैं आप लोगों की इकोनॉमिक्स का लेक्चर लूँगा। इकोनॉमिक्स में ऑफलाइन क्लासेस में बहुत सारे टॉपिक हो गए थे, जैसे कि आर्थिक नियोजन हो गया था, जीडीपी हो गया था, एनडीपी हो गया था, है ना, और जीएसटी वगैरह हो गया था। लेकिन उनको मैं आने वाले लेक्चर्स में भी कवर करूँगा ऑनलाइन क्लासेस के लिए। और अभी हम लोग को जो पढ़ना है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी कृषि। तो कृषि को हम लोग विस्तार से जानेंगे, विस्तार से समझेंगे और एक एक करके सारे सारे पॉइंट्स इसके कवर करते जाएंगे जो जो एग्ज़ाम में आते हैं और जिस तरह से इससे क्वेश्चन बनते हैं। वो ज़माना चला गया जब सिंपल क्वेश्चन आते थे और हम लोग जैसे हरित क्रांति के जनक कौन है, ये नॉर्मल क्वेश्चन पहले आ चुके। अब इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब थोड़ा घुमा फिरा के थोड़ा टफ लेवल एक बन गया है एग्ज़ाम क्वेश्चन का, तो एक अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो हम उसको इस लेक्चर में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि। ठीक है, देखिए वित्तीय वर्ष, जो नॉर्मल वित्तीय वर्ष होता है, सरकार का जो वित्तीय वर्ष होता है वो कब कब मनाया जाता है? वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक मनाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार कृषि वर्ष भी मनाया जाता है। अब कृषि वर्ष कब मनाया जाता है? ये 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक मनाया जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो एग्ज़ाम में सवाल आया कि कृषि वर्ष कब मनाया जाता है, तो आपको क्या लगाना है? 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक कृषि वर्ष मनाया जाता है। और वित्तीय वर्ष पूछेगा तो सब लोग को पता ही है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक मनाया जाता है। तो कृषि वर्ष आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कृषि का इतिहास। देखिए किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमको उसके इतिहास के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कृषि आखिर आई कहाँ से, कहाँ सबसे पहले इसके साक्ष्य मिले हैं, किस काल में साक्ष्य मिले हैं, कैसे साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले हम उसका इतिहास को जानेंगे, इसके बाद आगे की कहानी देखेंगे। तो नवपाषाण काल में सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले। अगर सवाल आएगा कि सबसे पहले कृषि के साक्ष्य कहाँ पे मिले, तो ये मिले नवपाषाण काल में। देखिए जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में सबसे पहला जो टॉपिक रहता है, सबसे पहला चैप्टर जो रहता है वो रहता है यही काल का रहता है। ठीक है, पाषाण काल का। तो इसमें आपके नवपाषाण, मध्यपाषाण, पुरापाषाण वगैरह आते हैं। ठीक है, तो नवपाषाण काल में सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद मध्यपाषाण काल में सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिले। अगर कृषि पूछेगा अगर कृषि पूछेगा तो नवपाषाण काल में सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले। और अगर पशुपालन पूछेगा तो मध्यपाषाण काल में सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिले। देखिए कृषि को हम लोग पशुपालन के साथ ही पढ़ते हैं, मतलब पशुपालन कृषि में ऐड हो गया है और दोनों को संयुक्त रूप से ही पढ़ा जाता है। तो जब भी हम कृषि की बात करेंगे तो वहाँ पे पशुपालन की बात भी होगी, दोनों को एक ही संयुक्त रूप से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो कृषि के अंतर्गत पशुपालन भी आता है। तो कृषि की अगर पूछा कि सबसे पहले कृषि के साक्ष्य कहाँ पे मिले, तो नवपाषाण काल में मिले। और सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य कहाँ पे मिले, तो मध्यपाषाण काल में मिले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान में मिले। देखिए सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब समझिए आप लोग। भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब होता है ये हमारा भारत है, ये पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है। ठीक है, इधर आ जाओ तो आप ये नेपाल है, फिर यहाँ बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है, ये पूरा, इन पूरों को मिला के भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता था 1947 से पहले, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। इसके पहले इतिहास की अगर मैं बात करूं तो इस पूरे को उपमहाद्वीप कहा जाता था, भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक है, तो अगर भारतीय उपमहाद्वीप की बात करेगा तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ में मिले हैं। मेहरगढ़ कहाँ पे है वास्तव में? ये है पाकिस्तान में। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस जगह पे मिले? भारतीय उपमहाद्वीप में, मेहरगढ़ पाकिस्तान में। ठीक है, इसके बाद भारत में, देखिए ये हो गई भारतीय उपमहाद्वीप की बात। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे भारत की। तो सिर्फ भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पे मिले? तो भारत में अगर मैं बात करूं तो कोलडीवा नाम की जगह बेलन घाटी दर्रा के पास इलाहाबाद में, इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज रख दिया गया है। तो भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कोलडीवा, बेलन घाटी दर्रा, इलाहाबाद में मिले और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया गया है। ये कहाँ पे मिलेगा? ये आपको यूपी में मिलेगा। ठीक है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में मिलेगा। कब मिले? 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व पहली बार भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। कहाँ मिले? कोलडीवा, बेलन घाटी दर्रा, इलाहाबाद। ये नाम आपको पूरा ध्यान रखना है, सिर्फ इलाहाबाद नाम ध्यान नहीं रखना, कोलडीवा, बेलन घाटी दर्रा, इलाहाबाद।
और इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज रख दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और किस चीज़ के साक्ष्य मिले? कृषि के। कृषि में किस चीज़ के? तो चावल के साक्ष्य मिले। ये बात आपको ध्यान रखनी है, चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार चावल इतने सालों से रखा है, कैसे क्या चावल मिला होगा? नहीं, चावल के साक्ष्य मतलब चावल की भूसी, चावल की भूसी के रूप में वो साक्ष्य मिला है। ठीक है। सबसे पहले चावल की भूसी के रूप में वो साक्ष्य मिला है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कृषि के इतिहास में आपको 4 बातें ध्यान रखनी है। नवपाषाण काल में सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले। कब मिले? नवपाषाण काल में। ठीक है। फिर मध्यपाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले। ठीक है। फिर भारतीय उपमहाद्वीप में, उपमहाद्वीप यानी पूरा सब कुछ आ जाएगा इसमें, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य सबसे पहले मेहरगढ़ पाकिस्तान में मिले। इसके बाद भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कोलडीवा, बेलन घाटी दर्रा, इलाहाबाद में मिले। इलाहाबाद कहाँ है? यूपी में है। तो इतनी बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। कब मिले? 600 ईसा पूर्व चावल के साक्ष्य मिले, चावल की भूसी के रूप में। ठीक है। चलिए देखिए, उस समय क्या होता था, इतिहास की अगर मैं बात करूं तो उस समय मानव खाना बदोश की ज़िंदगी जीता था। ठीक है। खाना बदोश का मतलब क्या होता है कि जहाँ खाना मिला वहाँ खाना खाया और फिर वहाँ से आगे बढ़ गया, फिर रुका, फिर जहाँ खाना मिला वहाँ खाना खाया, फिर आगे बढ़ गया। एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे किसी भी उस समय के मानव ने खजूर खाया। ठीक है। खजूर खाया और खजूर खाने के बाद उस बीज को क्या किया, उसने वहीं पे फेंक दिया, बीज को वहीं पे फेंक दिया, वो आगे बढ़ गया। अब उस बीज को उसने ज़मीन में फेंका और वहाँ से क्या हुआ, एक और पेड़ निकल आया खजूर का। ठीक है। तो जब उस इंसान ने देखा कि यार इस बीज का मैं इस्तेमाल करके, मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, मानव को ज्ञान हुआ कि बीज का इस्तेमाल किया जाए तो हम कृषि को कर सकते हैं। ठीक है। बीज का इस्तेमाल किया जाए तो हम कृषि को कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, धीरे 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 मानव क्या हुआ, कृषि का विकास होने लगा। इसी तरह से विकास होने लगा। उसने कुछ खाया, उसको ज़मीन पे फेंका, देखा यार वहाँ से एक और पेड़ निकल गया, एक और फल निकल गया। तब जाके मानव को ज्ञान हुआ कि नहीं, अगर इन बीजों का इस्तेमाल किया जाए तो हम लोग कृषि कर सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, मानव द्वारा सबसे पहला अनाज, अब यहाँ पे सवाल आता है, यहाँ पे सवाल क्या आता है कि मानव द्वारा सबसे पहला अनाज कौन सा उगाया गया या कौन सा प्रयोग किया गया। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको तीनों ध्यान रखने हैं कि पहला कौन सा किया गया, दूसरा कौन सा किया गया, तीसरा कौन सा किया गया। आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिए और नोट करते जाइए पॉइंट टू पॉइंट बातों को। ठीक है। एक एक करके सारी बातों को नोट करिए कि मानव द्वारा सबसे पहला अनाज कौन सा प्रयोग किया गया। मतलब ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे प्रयोग किया गया, कि वही मैंने बताया, खाना बदोश की ज़िंदगी जीता था इंसान, फिर वहाँ से उसने क्या किया, बीजे खजूर खाया, बीजे फेंक दिया, बीजे से पेड़ निकल गया। तो मानव को ज्ञान हो गया कि नहीं यार कृषि कैसे की जाती है। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि मानव द्वारा सबसे पहले कौन सा अनाज उगाया गया या प्रयोग किया गया। तो जौ, जौ जो होती है ना, जौ, जौ आप सब लोगों ने सुना होगा। तो सबसे पहले मानव ने जौ का प्रयोग किया, सबसे पहले मानव ने जौ का प्रयोग किया। ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है गेहूं, दूसरे नंबर पे मानव ने गेहूं का प्रयोग किया। और तीसरे नंबर पे आता है चावल। ठीक है। तीसरे नंबर पे चावल, तीसरे नंबर पे चावल का प्रयोग किया। सबसे पहले मानव ने जौ का प्रयोग किया, फिर गेहूं का प्रयोग किया, फिर चावल का प्रयोग किया। ये आपको क्रमशः ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में सीधा सवाल आता है कि मानव द्वारा सबसे पहले कौन सा अनाज प्रयोग किया गया। ठीक है। 4 ऑप्शन दे देगा आपको और आपको उसमें से बताना है सबसे पहले जौ प्रयोग किया गया, इसके बाद गेहूं प्रयोग किया गया, इसके बाद चावल प्रयोग किया गया। क्रमशः है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए, अब इसी में एक और सवाल आता है कि मानव द्वारा सबसे पहले कौन सा पशु पाला गया। ठीक है। मानव द्वारा सबसे पहले कौन सा पशु पाला गया। तो इसका राइट आंसर होगा सबसे पहले मानव द्वारा कुत्ता पाला गया। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मानव ने कोई पशु पाला तो वो है कुत्ता। देखिए क्या होता था कि खाना बदोश की ज़िंदगी जब इंसान जीता था कि यहाँ रुके, फिर यहाँ खाना मिला, खाए, फिर आगे बढ़ गए, फिर वहाँ रुके, फिर वहाँ खाना खाए, फिर आगे बढ़ गए। उस समय क्या होता था कि इंसान को जंगली जानवरों का खतरा भी होता था। ठीक है। और कोई जानवर तो पाल नहीं सकता था वो, तो कुत्ता एक व्यवहारिक जानवर है, कुत्ता एक व्यवहारिक जानवर है और एक पालतू जानवर है। ठीक है। तो उससे उनको कोई खतरा नहीं रहता था, एक पालतू पशु है ये, तो इससे उनको कोई खतरा भी नहीं रहता था और छोटे मोटे जीव जंतुओं से ये वैसे ही बचे रहते थे, सतर्क रहते थे। तो सबसे पहले मानव ने कुत्ता पाला और सबसे पहला अनाज कौन सा प्रयोग किया, जौ का प्रयोग किया। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है और इनको नोट कर लीजिए। चलिए,
अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया कि मानव द्वारा सबसे पहले कौन सा अनाज प्रयोग किया गया, जौ, फिर गेहूँ, फिर चावल। और सबसे पहले कौन सा जानवर, कौन सा पशु पाला गया, तो ये है कुत्ता। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए आप। अब हम लोग बात करेंगे कृषि की आर्थिक स्थिति। देखिए, कृषि क्या है मैंने आपको समझा दिया, कृषि का इतिहास मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि कौन सा जानवर पाला गया, कौन सा का सबसे पहले कहाँ साक्ष्य मिले, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दिया। उम्मीद है आप लोगों ने उसको नोट कर लिया होगा। अब हम लोग इसकी आर्थिक स्थिति के रूप में बात करेंगे, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो कृषि की आर्थिक स्थिति के बारे में हमको बात करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, भारत में कृषि की आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो कृषि को दो रूप में देखा जाता है। भारत में कृषि को दो रूप में देखा जाता है। सबसे पहले है आपका मानसून का जुआ, और दूसरा है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड। मतलब कृषि को दो रूप में देखा जाता है। कौन कौन से रूप हैं? सबसे पहले है मानसून का जुआ, और दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड। ये मेंस में लिखने के लिए आपको बहुत अच्छे यहाँ से पॉइंट मिल जाएंगे, जो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ठीक है, अब भारतीय कृषि को सबसे पहले हम बात करते हैं मानसून का जुआ। तो मानसून का जुआ क्यों कहा जाता है, क्या कारण है इसका? देखिए, भारतीय कृषि जो है ये संपूर्ण रूप से मानसून पे टिकी हुई है। ठीक है, भारतीय कृषि जो है ये संपूर्ण रूप से मानसून पे टिकी हुई है। क्यों है भैया? देखो, उसका कारण है भारत में 47%, भारत में 47% जो है ये हिस्सा सिंचित है। ये हिस्सा क्या है? सिंचित। मतलब जितने में कृषि होती है उतने का 47% हिस्सा क्या है? सिंचित है। 47% सिंचित है। अब सिंचित है का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपके कृषि के सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, यानी ट्यूबवेल है वहाँ पे कुआं है, वहाँ पे बोरवेल है। तो 47% हिस्सों में सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, यानी वो सिंचित है। बचा कितना? 53%। ठीक है, तो भारत में 53% हिस्सा जो है, इसको नोट करते जाइए आप लोग, कि भारत में 53% हिस्सा जो है वो असिंचित है। असिंचित है का अर्थ क्या होता है कि वो मानसून पर निर्भर करता है। ठीक है, जो सिंचित है उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कुआं है, ट्यूबवेल है और आपके बोरवेल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन 53% बहुत बड़ा भाग होता है, ये सीधा सीधा निर्भर करता है किस चीज़ पे? आपका मानसून पे। और जो 47% बचा है वो भी निर्भर करता है थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर पानी नहीं गिरेगा तो फिर कुएं वगैरह, ट्यूबवेल वगैरह भी कैसे भरेंगे, है ना, तालाब वगैरह भी। तो कुल मिला के इसे मानसून का जुआ इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत की 53% कृषि जो है ये मानसून पर निर्भर करती है। ये आंकड़े आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगली बात आती है भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड। अब इसे भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड क्यों कहा जाता है? देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहने के पीछे 3 कारण हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हमने पहले पढ़ा था कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। ये देखिए, जैसे ये प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्री, और तीसरा सेक्टर क्या है? सर्विस, यानी कृषि, उद्योग और सेवा। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? कृषि। द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है? उद्योग। और तृतीयक क्षेत्र क्या होता है? सेवा। ठीक है, तो भारत में उद्योग और सेवा कृषि पर निर्भर करते हैं। भारत में उद्योग और सेवा जो है ना, कृषि पर निर्भर करती है। कैसे करती है? देखिए, कृषि जब हम करेंगे तो कृषि के अंतर्गत क्या होता है, जब हमको लकड़ियाँ मिलेंगी तब हम उसका फर्नीचर बनाएंगे उद्योग में ले जाके, और जब फर्नीचर बन जाएगा उसके बाद हम उसको क्या करेंगे? सेल आउट करेंगे, उसके बाद हम सेवा देंगे, उसके बाद हम सर्विस देंगे। तो सबसे पहले आई कहाँ से वो कुर्सी, वो लकड़ी कहाँ से आई? कृषि से आई, जंगल से आई, प्राथमिक क्षेत्र से आई, कुल मिला के। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र से आई। तो उद्योग और सेवा किस पर निर्भर करते हैं? प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कृषि से हमको क्या मिली? प्राथमिक क्षेत्र से लकड़ी मिली। इस लकड़ी को काट के ले गए, फिर लकड़ी का सोफा बनाया गया दूसरे क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में, है ना, उद्योग में। और उस सोफे को क्या किया गया? सेल आउट किया गया, यानी उसको बेचा गया, सेवा दी गई। तो लकड़ी कहाँ से आई? प्राथमिक क्षेत्र से। तो प्राथमिक क्षेत्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ पे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग कुछ पुराने आंकड़ों की बात करते हैं कि देश की आज़ादी के समय 1950-51 में भारत की जीडीपी में 55.4% हिस्सा कृषि से आता था। ये बात आपको हूबहू नोट करना है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, कि देश की आज़ादी के बाद,
यानी 1950-51 के समय में भारत की जीडीपी में 55.4%, कितना, 55.4%, 1950-51 में, कब, 1950-51 में भारतीय जीडीपी का 55.4% हिस्सा कृषि से आता था। ठीक है, कब की बात कर रहा हूँ मैं, ये कर रहा हूँ मैं 1950-51 की बात, कि देश की आज़ादी के बाद 1950-51 में भारत की जीडीपी का 55.4% हिस्सा कृषि से आता था। ठीक है, और 1950-51 में ही भारत की कुल जनसंख्या का 69.5% लोग कृषि पर निर्भर थे। कितने, 69.5% लोग, कुल जनसंख्या के 69.5% लोग कृषि पर निर्भर थे। ठीक है, 1950-51 की बात कर रहा हूँ, उस समय के एग्जैक्ट आंकड़े आपको बता रहा हूँ। ये आपको नोट करना है कि देश की आज़ादी के बाद 1950-51 में भारत की जीडीपी में 55.4% हिस्सा कृषि से आता था, और 1950-51 में भारत की कुल जनसंख्या के, ठीक है, 69.5% लोग कृषि पर निर्भर थे। तो उत्पादन हो या जनसंख्या, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कृषि बनी हुई थी। ये बात आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड क्यों कहते हैं, अब आपको समझ में आएगा कि उत्पादन के मामले में और जनसंख्या के मामले में दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कृषि बनी हुई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कृषि को कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं भारत के कुल निर्यात यानी एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, निर्यात। निर्यात मतलब जो सामान हम अपने देश से दूसरे देश में भेजते हैं उसको कहते हैं एक्सपोर्ट, निर्यात। तो भारत के कुल निर्यात में कृषि का योगदान कितना है, ये है 12.3%। ये बात आपको नोट करनी है कि भारत के कुल निर्यात यानी भारत जितना भी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है विदेशों में, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, जहाँ जहाँ भी भारत चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है, उसमें कृषि का योगदान कितना है, 12.3% योगदान कृषि का है। ठीक है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा क्या एक्सपोर्ट किया जाता है कृषि में, समुद्री उत्पाद। समुद्री उत्पाद कृषि के अंतर्गत आता है, और मसाले भी कृषि के अंतर्गत आते हैं। यानी इस 12.3% का 2.1% समुद्री उत्पाद जो है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर आपसे सवाल आएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ एक्सपोर्ट की जाती है, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ एक्सपोर्ट की जाती है, तो समुद्री उत्पाद। इसमें फिशेज़ हो गई और बहुत सारे समुद्री फूड सीज वगैरह हो गए, है ना, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती हैं। और इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मसाले एक्सपोर्ट किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा समुद्री उत्पाद 2.1%, इसके बाद मसाले 1%, ये एक्सपोर्ट किए जाते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, और अगर पूछेगा भारत के कुल निर्यात में कृषि का योगदान कितना है, तो 12.3%। ये एग्जैक्ट फिगर आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। कृषि के अंतर्गत एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आता ही आता है कि मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण कैसे किया जाए। चलिए, मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया गया है। कितने भागों में किया गया है, 3 भागों में। सबसे पहले आएगा आपके रबी की फसल, फिर आएगा खरीफ की फसल, फिर आएगा जायद की फसल। देखिए, अब वो ज़माना चला गया जब आपसे पूछें रबी की फसल तो आप बोलोगे कि गेहूँ, खरीफ की फसल बोलेंगे तो आप बोलोगे कि धान, है ना, जायद की फसल बोलेंगे तो आप बोलोगे तरबूज। ये इतने इजी सवाल पहले आते थे, अब आना बंद हो गए हैं। अब आपसे क्या पूछेगा, अब आपसे पूछेगा कि रबी की फसल कब बोई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रबी की फसल की। तो ये बोई जाती है अक्टूबर से नवंबर के महीने में। कब बोई जाती है ये, अक्टूबर से नवंबर के महीने में। ये बात को आपको नोट करना है हुबहू कि रबी की फसल बोई जाती है अक्टूबर से नवंबर के महीने में, यानी ठंड में बोई जाती है फसल। ठीक है, और काटी कब जाती है, ये काटी जाती है आपकी अप्रैल से मई के महीने में। मतलब बोएंगे कब हम लोग, अक्टूबर से नवंबर के महीने में रबी की फसल बोएंगे और काटेंगे कब,
अप्रैल से मई के महीने में, ठीक है। यानी ठंडी में बोया जाता है और गर्मी में काटा जाता है इसको। रबी की फसल की मैं बात कर रहा हूँ। अब रबी की फसल जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या क्या आता है रबी की फसल में। सबसे पहले गेहूँ, चना, मटर, सरसों, राई, जौ। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। सबसे पहले गेहूँ, चना, मटर, सरसों, राई और जौ, ठीक है। गेहूं तो आपसे नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में, क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया है और ये ट्रेंड चला गया है। आपसे पूछ लेगा कि मटर कौन सी फसल है, कब होते हैं, सरसों सरसों कौन सी फसल है, राई कौन सी फसल है, जौ कौन सी फसल है, चना कौन सी फसल है। तो ये आपको एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा। गेहूं, चना, मटर, सरसों, राई और जौ, ये है रबी की फसल, जो कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोई जाती है और अप्रैल और मई के महीने में इसे काट लिया जाता है। चलिए अगली हम बात करते हैं खरीफ की फसल। खरीफ की फसल क्या होती है, ये कब बोई जाती है। तो भैया खरीफ की फसल जो है ये बोई जाती है आपका जून से जुलाई के महीने में। कब बोई जाती है, जून से जुलाई के महीने में इसको बोया जाता है। और काटा कब जाता है, हाँ, इसको काटा जाता है सितंबर से अक्टूबर के महीने में। इसको जून से जुलाई के समय बोया जाएगा और सितंबर से अक्टूबर के समय इसको काटा जाता है, ठीक है। यानी गर्मियों में बोई जाती है और लगभग ठंड में इसको काटा जाता है। गर्मियों यानी बरसात में बोई जाती हैं। देखिए जून से क्या होता है, बारिश चालू हो जाती है। 1 जुलाई को केरल में मानसून दस्तक दे देता है और 15 जुलाई तक पूरे भारत में मानसून फैल जाता है। इसके बाद क्या होता है, खरीफ की फसल लगाई जाती है। जैसे वर्तमान समय में अभी खरीफ की फसल लगने वाली है, तो आप लोग को पता होगा, आसपास अगर कोई गांव से जुड़ा व्यक्ति होगा तो उसको पता होगा कि कौन कौन सी फसल अभी लगाई जा रही है। इसमें बहुत सारी फसल आती हैं, सबके नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले आपका धान हो गया, बहुत कॉमन है, सबको पता है। मक्का हो गया, मक्का सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में होता है, ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके बाद गन्ना हो गया, धान यानी चावल हो गया, ठीक है। धान चावल एक ही होता है। फिर ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, कपास। कपास बहुत कंफ्यूज करता है। कपास कब लगाई जाती है, ये आपकी जून जुलाई में लगाई जाती है। खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है कपास, ठीक है। कपास यानी रुई, कपास हो गया। फिर मूंगफली हो गया, तम्बाकू भी, मूंग, उड़द, जूट, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी हो गई फिर से रिपीट करता हूँ मैं, एक एक करके आप लोग नोट करिए। मक्का, गन्ना, धान यानी कि चावल, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली, तंबाकू, मूंग, उड़द और जूट, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से इनको नोट कर लीजिए आप लोग। ये आपको खरीफ की फसल के अंतर्गत आएंगी। ये बहुत कॉमन सवाल है, ये मूंगफली वाला पूछ सकता है, तम्बाकू वाला पूछ सकता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक सन नाम की, आप लोगों ने सुना है कि नहीं, सनाई भी कहते हैं, कई गांव देहात की भाषा में सनाई कहते हैं। तो सन नाम की एक रस्सी भी होती है, उससे रस्सी बनाई जाती है। वो फसल भी क्या होती है, खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सन नाम की एक फसल जो होती है, सनाई कहते हैं कई गाँव में उसको, तो उससे रस्सी बनाई जाती है और वो भी खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग तीसरा बात करेंगे जायद की फसल। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट था रबी की फसल, फिर खरीफ की फसल, अब हम बात करते हैं जायद की फसल। कब बोया जाता है, कब काटा जाता है। इसको मार्च में बोया जाता है, ठीक है। ये गर्मी की फसल कहलाएगी। इसको मार्च में बोया जाता है और जुलाई तक काट लिया जाता है। यानी मार्च में बोया जाता है, जुलाई तक काट लिया जाता है। मार्च से जुलाई के बीच में जो फसल होती है उसको जायद की फसल कहते हैं, ठीक है। यह गर्मियों में बोई जाती है, इसलिए इसे ग्रीष्मकालीन फसल भी कहते हैं। देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और आ सकता है कि ग्रीष्मकालीन फसल किसको कहते हैं, ठीक है। तो ग्रीष्मकालीन फसल जो होती है वो जायद की फसल कहलाती है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये आपको इमेज में दिख रहा है। तरबूज, सबसे पहले तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी, खीरा, करेला और मेथा। मेथा क्या होता है, मेथा एक प्रकार का पेपरमिंट है। मिंट आप लोग खाते हैं, मिंट जो होता है पेपरमिंट, ठंडा ठंडा लगता है जो गले में, वही है ये। तो ये कब होता है आपका, मार्च से जुलाई के बीच में होता है, जायद की फसल के अंतर्गत आता है। तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, करेला, मेथा। मेथा यानी पेपरमिंट। अब देखिए जो मेथा है ना, ये सबसे ज़्यादा यूपी में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसकी फसल होती है, ठीक है। चलिए अब कृषि के अंतर्गत एक लास्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है एग्रीकल्चर फार्म, कृषि जोतें। कृषि जोतें क्या होती हैं, एक प्रकार का फार्म होता है।
कृषि जोते यानी खेत होते हैं एक प्रकार के, ठीक है। देखिए पहले समय पे क्या होता था, पहले समय पे जब बहुत पुराना समय था तो इतना बड़ा खेत होता था, ठीक है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं इतना बड़ा यहाँ पे खेत होता था। अब जिस व्यक्ति का ये खेत है उसके बेटे हुए, 2 बेटे हुए, तो ये खेत बढ़ गया, ये हो गया एक राम का, एक हो गया श्याम का, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, अब वो 2 बेटे के फिर एक एक बेटे हो गए, फिर 2 बेटे हो गए, तो ये खेत ऐसा बढ़ गया, ये एक को मिल गया, ये एक को मिल गया, एक को मिल गया, एक को मिल गया, फिर इनके एक एक हो गए तो ये ऐसे बढ़ गया, फिर ऐसे हो गए तो ये ऐसे बढ़ गया। तो देखिए क्या होगा, कृषि जोतें कितनी छोटी हो गई, फॉर्म कितने छोटे हो गए। कुछ कुछ फॉर्म इतने छोटे हैं जहाँ पे वैज्ञानिक उपकरण तक होना संभव नहीं है। मतलब वहाँ पे अगर एक बार कोई ट्रैक्टर चला जाए तो घूमने के लिए भी उसको मुसीबत होती है, या कोई भी यंत्र बड़े या यंत्र चले जाए वहाँ पे तो उसको मोड़ने में भी दिक्कत होती है। इतने छोटे छोटे फार्म हो गए हैं आजकल, इतने छोटे जोत हो गए हैं। तो कृषि मंत्रालय ने क्या किया है कि भारत के कृषि मंत्रालय द्वारा भारत में 3 तरह के कृषि फॉर्म बनाए गए हैं। मतलब इनको 3 तरह का नाम दिया गया है, ठीक है। भारत के कृषि मंत्रालय द्वारा भारत में 3 तरह के कृषि फार्म हैं। ये सवाल एग्ज़ाम में आता है। पहला कौन सा है, सीमांत। सीमांत यानी मार्जिनल, मतलब जिसका खेत 1 हेक्टर या उससे कम होगा, जिस व्यक्ति का खेत 1 हेक्टर या उससे कम होगा तो वो सीमांत में आएगा, सीमांत जोत कहलाएगा उसका, ठीक है। दूसरा लघु, लघु यानी होता है स्मॉल, जिस व्यक्ति का खेत 1 हेक्टर से 4 हेक्टर के बीच में होगा, 1 हेक्टर से लेकर 4 हेक्टर के बीच में होगा, वो कहलाएगा लघु, लघु सीमांत कहलाएगा, ठीक है। और एक होता है वृहद, वृहद मतलब लार्ज, बड़ा। तो 4 हेक्टर से अधिक जिन जिन के भी खेत होंगे, 4 हेक्टर से अधिक जिन जिन के खेत होंगे वो वृहद में आएंगे। 1 से 4 के बीच में जिनका खेत होगा, जिनका फॉर्म होगा, जिनकी जोतें होंगी वो स्मॉल में आएंगे, और जिनका 1 हेक्टर से भी कम होगा वो सीमांत के अंतर्गत आएंगे। तो ये किसने डिसाइड किया है, ये हमारे भारत देश के कृषि मंत्रालय ने ये 3 चीज़ें डिसाइड करी हैं। ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि सीमांत के लिए कितना बोला गया, 1 हेक्टर से कम। लघु जोतों के लिए कितना बोला गया, 1 हेक्टर से 4 हेक्टर के बीच में। और वृहद के लिए कितना बोला गया, 4 हेक्टर से अधिक जितने भी होंगे वो वृहद के अंतर्गत आएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है और ये एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं भारत में एवरेज औसत जोत का आकार कितना है। देखिए भारत सरकार ने कुछ एक आंकड़े बनाए हैं कि भारत में एवरेज औसत जोत यानी एवरेज खेत, जोतें मतलब क्या होती है, खेत आप समझो उनको, है ना। जोत में कंफ्यूज मत हो, ये नॉर्मल खेत है किसी व्यक्ति का, ठीक है। ऐसे भारत में बहुत सारे खेत हैं। तो भारत में एवरेज जोत कितनी है, एवरेज खेत की आकार कितना है। अगर आकार की हम लोग बात करें तो भारत में एवरेज खेत का जो आकार है वो 1.15 हेक्टर है, 1.15 हेक्टर है, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ, भारत में एवरेज यानी औसत खेत का आकार कितना है। खेत समझिए, जोत से आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो खेत समझिए। भारत में एवरेज खेत का आकार कितना है, 1.15 हेक्टर। ये किसने डिसाइड किया है, कृषि मंत्रालय ने डिसाइड किया, भारत सरकार के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे सीधा सीधा एग्जाम में सवाल आएगा कि भारत में औसत जोत का आकार कितना है, या भारत में एवरेज खेत का आकार कितना है, औसत खेत का आकार कितना है, कितना डिसाइड किया गया सरकार की तरफ से, तो 1.15 हेक्टर, ठीक है। वही हम लोग बात करते हैं और किसकी, अमेरिका की, यूएसए की हम बात करते हैं, अमेरिका की। तो अमेरिका में औसत जोत का आकार कितना है, ये है 157 हेक्टर, 157 हेक्टर, ठीक है। भारत में कितना है, 1.15 हेक्टर, अमेरिका में कितना है, 157 हेक्टर। अब औसत यानी क्या होता है, देखिए यूपी में बहुत छोटे छोटे खेत हैं, पंजाब में चले जाओ तो बहुत बड़े बड़े खेत मिलेंगे आपको। तो औसत निकाला जाता है, सबका औसत मिला के औसत खेत अपने यहाँ कितने हैं, कितने बड़े बड़े हैं औसत खेत अपने यहाँ, क्या आकार है। तो भारत में जो आकार है 1.15 हेक्टर है, और अमेरिका में जो आकार है, यूएसए अमेरिका में जो आकार है वो 157 हेक्टर आपको मिलेगा, ठीक है। वहीं हम लोग बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया में तो और बड़े बड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो है, ऑस्ट्रेलिया में औसत फॉर्म का आकार है 1993 हेक्टर। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऊपर लिखा है, भारत में औसत फॉर्म का आकार कितना है, 1.15 हेक्टर। यूएसए में औसत फॉर्म का आकार कितना है, 157 हेक्टर। और ऑस्ट्रेलिया में औसत फॉर्म का यानी औसत खेत का आकार कितना है, 1993 हेक्टर है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा आकार है, किसका, खेतों का। क्यों आकार है भैया, इसका एक कारण है।
देखिए भारत में तो 1.15 हेक्टर बहुत छोटा है। इसी का यही कारण है कि हम वैज्ञानिक यंत्रों का प्रयोग नहीं कर पाते यहाँ पे, क्योंकि एक बार वैज्ञानिक यंत्र, बड़ा सा यंत्र घुसा तो वहाँ से मुड़ने में समस्या हो जाएगी उसको, है ना। और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और ऐसे कई देश हैं, चाइना, ये सब क्या करते हैं, वैज्ञानिक यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, क्योंकि इनके औसत ही कितना बड़ा है, देखो औसत फॉर्म का आकार कितना बड़ा बड़ा है इनका, इनके खेतों का आकार बहुत बड़ा है, इसलिए ये आराम से इन सब चीज़ों का उपयोग कर लेते हैं। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में इतना बड़ा क्यों है, इसका एक कारण है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि भैया भारत में इतना छोटा है, वो तो समझ में आ रहा है कि बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए तो और खेत का आकार बढ़ गया, फिर और बच्चे हुए तो उनका एक खेत का आकार बढ़ गया, एक हिस्से के 10 हिस्से हो गए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इतना बड़ा क्यों है, वहाँ का कारण मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए, पशुपालन को भी कृषि में माना गया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पशुपालन जो है वो भी कृषि के अंतर्गत आने लगा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के सबसे ज़्यादा भेड़ पाई जाती है, मतलब चाइना में पाई जाती है, चाइना के बाद सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा भेड़ पाई जाती है। और ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े फॉर्म बना के रखे हैं, बड़े बड़े फॉर्म बना के रखे हैं, बड़े बड़े खेत बना के रखे हैं भेड़ों के लिए, भेड़ पालने के लिए, ठीक है। तो जब भैया पशुपालन जो है वो कृषि के अंतर्गत आता है और ऑस्ट्रेलिया ने बड़े बड़े फार्म बना के रखा है भेड़ पालने के लिए, तो उस पूरे फार्म का आकार गिना जाता है, नापा जाता है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में औसत फार्म जो है इतने बड़े बड़े हैं, ठीक है। वो क्या करता है, ऑस्ट्रेलिया बड़े बड़े फार्म बना के रखा है जहाँ पे भेड़ों को पाला जाता है, ठीक है, भेड़ों को पाला जाता है इसलिए। और भेड़ भेड़ पालन यानी पशुपालन कृषि के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में इतने बड़े बड़े फार्म हैं, 1993 हेक्टर एवरेज वहाँ पे है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कृषि में इतना आपके लिए सफिशिएंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपने एक एक चीज़ों को नोट किया है तो आपके बहुत सारे पॉइंट बन गए होंगे, इन्हीं में से अधिकतम सवाल आते हैं, ठीक है। कृषि का जो अध्ययन होता है कृषि विज्ञान में किया जाता है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, कि कृषि का अध्ययन कहाँ किया जाता है, कृषि विज्ञान में किया जाता है। और एक और टॉपिक है, इसी से संबंधित एक टॉपिक है बागवानी, ठीक है, नाम सुना होगा आपने बागवानी। तो बागवानी का अध्ययन कहाँ किया जाता है, हॉर्टिकल्चर में किया जाता है। बागवानी मतलब उसमें सब्जियाँ, फल, फूल सभी लगाए जाते हैं, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, बागवानी, ठीक है। तो कैसे किया जाता है इसका अध्ययन, हॉर्टिकल्चर जो है इसी इसी का अध्ययन करने के लिए एक सब्जेक्ट बनाया गया है, हॉर्टिकल्चर। तो ये बात बहुत लोगों को कंफ्यूज रहता है कि हॉर्टिकल्चर में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो जो बागवानी होती है ना, उसका अध्ययन किया जाता है हॉर्टिकल्चर में, और कृषि का अध्ययन किया जाता है कृषि विज्ञान में, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है, और ऐसे ही करते करते प्रतिदिन हम लोग नए नए लेक्चर लाते रहेंगे। अगला लेक्चर हमारा उद्योग पर रहेगा, और जल्द से जल्द हम लोग इकोनॉमिक्स का टॉपिक ख़त्म करेंगे, और टॉपिक ख़त्म करने के बाद हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी चालू करेंगे, उसको भी विस्तार से मैप के थ्रू समझेंगे। और समझने के बाद जो भी टॉपिक छूट गए हैं आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, तो उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे इसी तरह, इसी के माध्यम से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।